गुड मॉर्निंग। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने यूपीए 2 के आखिरी बजट में कुछ बड़े ऐलान किए हैं और ये भरोसा भी जताया है कि इकोनॉमी के बुरे दौर अब खत्म होने वाले हैं। यहां से अब हालात सुधरेंगे, ग्रोथ बेहतर होगी। लेकिन सभी जानकार उनके इस दावे से सहमत नहीं है। अंतरिम बजट के इस हफ्ते में बाजार में 0.25% की तेजी भी रही, लेकिन अब आगे दो बड़े इवेंट्स हैं, चुनाव और उसके बाद फिर नई सरकार का नया बजट। और बाजार की आगे की तेजी काफी हद तक इन्हीं दोनों बड़े इवेंट्स पर ही निर्भर रहेगी। यहां से किस तरफ की चाल पकड़ेगा बाजार, यहां से चुनाव तक क्या माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, आपको निवेशकों में की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर अगले 3 घंटों में हम कई सारे दिग्गजों से मिलकर बात करेंगे और तैयार करेंगे आपकी यहां से स्ट्रैटेजी। वोट न काउंट महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। और इस खास सेशन में हमारे साथ 3 बड़े दिग्गज जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सबसे पुराने देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान हमारे साथ हैं। डॉश एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बग्गा साहब हैं और साथ ही इंडिया इन्फोलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर आर वेंकटरमन साहब। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। आशीष जी, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं, चूंकि बीएसई सबसे पुराना एक्सचेंज है, बड़ा एक्सचेंज है और लंबे समय से इन्वेस्टर्स के हित में काम करता हुआ दिख रहा है। इस महाकुंभ की हम जब शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त बीएसई रिटेल पार्टिसिपेशन को फिर से बाजार में लाने के लिए और बाजार को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ जगह बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है? नहीं, कई चीज़ें ज़रूरी होती है। बेसिकली एक तो ये ट्रस्ट, कि कैसे ट्रस्ट लाया जाए, और ट्रस्ट जब आएगा जब रिटर्न्स होगा, बिकॉज पीपल एस्पेशली द रिटेल इन्वेस्टर्स, इवन अदर इन्वेस्टर्स चेज पास्ट रिटर्न्स। तो पास्ट में कैसे रिटर्न्स मिले हैं उसके हिसाब से फिर लोग डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न्स मिलने चाहिए। और जैसे गोल्ड में आपने देखा होगा लास्ट 8-10 साल में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी, तो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे और बाद में लास्ट 1-2 साल में वो नहीं चल रहा, वो रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, तो अभी इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। सिमिलरली रियल एस्टेट में लास्ट 8-10 साल में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी, अभी नहीं हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया और धीरे धीरे वो एसेट का एक साइकिल होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इन इक्विटी में लास्ट 5-6 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, अब धीरे धीरे करके लास्ट आई थिंक 1-2 साल में उन्होंने ठीक ठाक रिटर्न दिया हुआ है। तो लोग सोच रहे हैं कि भाई जो एसेट रिटर्न नहीं दे रही है उसमें क्यों निवेश करें, और नए एसेट जो इक्विटी का एसेट क्लास है उसमें क्यों ना करें। तो वो एक सवाल जरूर निवेशक के दिमाग में उठता है। दूसरा है कि जो ट्रेडिंग की जो अल्टीमेटली फ्रेमवर्क है उसमें 2 पार्ट रहते हैं कि एक्सचेंज जो होती है उसमें आप ट्रेड करते हो, और फिर जो शेयर्स या स्टॉक या बॉन्ड वगैरह खरीदते हो उसके बाद आपकी जो रिलेशनशिप होती है कंपनी के साथ हो जाती है। तो कंपनी इंफॉर्मेशन देती रहती है मटेरियल इवेंट्स का, उसका जो नतीजे होता है वो भी निकालती रहती है, बट अल्टीमेटली इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द कंपनी। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग many more compliance related activities, so that more and more information, faster information, better compliance happens. And third thing is we try to also inform investors about the way the equity markets function, कैसे उनको उसके अंदर वहाँ निवेश कर सकते हो और कहाँ कैसे रिटर्न्स उनमें मिले हो। जैसे आप देखेंगे कि बीएसई सेंसेक्स सबसे पुराना इंडेक्स है, 1979-80 का बेस है। 100 रुपीज़ आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया होता 1979-80 में, तो आज आपका करीब 20,000 रुपये का जो टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाता, तो करीब 200 गुना रिटर्न मिलता करीब 34 साल में। तो ऐसा रिटर्न कोई दूसरे एसेट क्लास में नहीं मिलता है जो आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हो। तो हम जनरली इन्वेस्टर्स को एक कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ट्रेडिंग में मत ध्यान दीजिए, हर रोज का रोज ट्रेडिंग मत करिए, निवेश करिए और इंडेक्स फंड्स है, बाकी कई। यहाँ पर मैं अजय आपसे समझना चाहूंगी, जो आशीष भी कह रहे हैं कि एक तो इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए कंपनियों निवेशकों के बीच में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या निवेशकों में इस समय कॉन्फिडेंस है बाजार में पैसा लगाने के लिए। जो भी हमने डेटा देखा है, जो वोट इन अकाउंट में सरकार ने सामने पेश किया, वो कितना अचीवेबल लग रहा है अगले 3-4 महीनों के लिए, और उसको देखकर क्या आपको लग रहा है निवेशकों के बीच वो कॉन्फिडेंस लौट रहा है भारतीय इक्विटी मार्केट में फिर से उतरने के लिए, पैसा लगाने के लिए? कॉन्फिडेंस तो नहीं है। अगर आप देखें सबका इस टाइम पे फोकस है कैपिटल प्रिजर्वेशन, और जब इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हो जाते हैं, आपको फिक्स इनकम में अच्छा रिटर्न मिल रहा है,
तो हम देखते हैं कि इक्विटी की तरफ लोगों का ध्यान इतना नहीं रहता है। पिछले 6 सालों में इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स देखें तो 2800 के करीब रहा है, जो कि जनवरी 2008 में नंबर था, वही फरवरी 2014 में भी वही नंबर चल रहा है। तो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिखे हैं इंडेक्स लेवल पे, बट अगर पर्टिकुलर स्टॉक्स देखें तो स्टॉक पिकर्स ने ज़रूर पैसा बनाया है अगर आपने ठीक स्टॉक्स चुने हैं। म्यूचुअल फंड्स के एनएवीज देखें तो 2008 के मुकाबले काफ़ी हाई हैं, तो म्यूचुअल फंड्स ने भी आउट परफॉर्म किया है। बट ओवरऑल लोगों का बिल्कुल अभी फोकस नहीं है इक्विटी पे। जैसे आपने शुरू में कहा कि नेशनल इलेक्शंस आने वाले हैं, अब नई सरकार पर ही निर्भर करेगा कि कैसे पॉलिसीज आते हैं, उसी को देख के फिर हम आशा कर सकते हैं कि निवेशक लौटे। राइट। यहाँ पर शामिल करते हैं आईआईएफएल के एमडी वेंकटरमन साहब को भी। वेंकटरमन साहब, आपसे जानना ये चाहता हूँ, वित्त मंत्री ने इस इंटरिम बजट में 4.6% का फिस्कल डेफिसिट का, जो कि जो अनुमान था 4.8% का, उससे बेहतर है। अगले साल के लिए टारगेट्स और भी बेहतर दिए, 4.1% का फिस्कल डेफिसिट और 3% का रेवेन्यू डेफिसिट। क्या आप ये मानते हैं कि इन डेटा को देखने के बाद एफआईज और बड़े इन्वेस्टर्स खुश होंगे और रेटिंग एजेंसीज की तरफ से जो एक डाउनग्रेडिंग का खतरा था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है? अगर फिजिकल डेफिसिट को तो वित्त मंत्री ने कंट्रोल में डेफिनेटली रखा और वो 4.6 या 4.8% फिजिकल डेफिसिट की बात करी। पर ये जो इलेक्शन था वो एक वोट ऑन अकाउंट, सॉरी, ये जो बजट था वो वोट ऑन अकाउंट बजट था, और सबको मालूम है कि जो नई सरकार बनेगी उनके वित्त मंत्री पूरे साल का बजट प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो बजट थी मेरे हिसाब से नॉन इवेंट सा था, और जो बड़ा आई वुड से द बिगर पिक्चर वाज कि द वे वित्त मंत्री ने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में किया। सो वो मुझे लगता है कि दैट वाज अ बिगर पॉजिटिव देन द इंपैक्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। तो चलिए, यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वोट ऑन अकाउंट में जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन आगे के लिए बाजार के लिए अब बड़े इवेंट्स है और खास तौर से इलेक्शंस का। तो ऐसे में बाजार में आगे का डायरेक्शन क्या रहेगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक ब्रेक के बाद। वोट ऑन अकाउंट महाकुंभ में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इस वोट ऑन अकाउंट के बाद पूरे एनालिसिस की। वित्त मंत्री ने जो कुछ भी आंकड़े दे, क्या वो आंकड़े अचीवेबल है, क्या वित्तीय घाटा वो हासिल कर पाएंगे, और साथ ही इंडस्ट्री को जो पुश देने की कोशिश की है, रेटिंग डाउनग्रेड को टालने की जो उन्होंने कोशिश की है, उनमें वो कितने कामयाब हो पाएंगे, और अगली सरकार के लिए उन्होंने कितनी चुनौतियां, कितने चैलेंज छोड़े, इन सब पर हम बातचीत करें। हमारे साथ हमारे दिग्गज हैं बीएसई के एमडी आशीष कुमार चौहान, और साथ ही डॉश वेल्थ मैनेजमेंट के अजय बग्गा साहब, और आईआईएफएल के आर वेंकटरमन भी। आप सबका स्वागत है। बजट पर ही रहते हुए आशीष जी, आपसे एक राय लेना चाहता हूँ, चूँकि एसटीटी को एक काफ़ी हद तक ये माना जाता है कि बाजार में वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी के लिहाज से ये थोड़ा सा डैम्पनर है। इसके चलते हुए जॉबर्स, आर्बिट्राजर्स जो कि बाजार में काफ़ी लिक्विडिटी देते हैं, वो दूर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे स्प्रेड्स कम हो रहे हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि अगले बजट में जब नई सरकार आ जाए, जो फुल फ्लेज बजट पेश करे, उसमें एसटीटी कम की जाए या पूरी तरह से हटा दी जाए? नहीं, जरूर एसटीटी एक तरह के उसको टॉबिन टैक्स कहते हैं। वर्ल्ड में इसका कई बार प्रचार भी हुआ है और कई कंट्रीज आज उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, या कई लागू भी कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक तो यह है कि एसटीटी पूरी तरह से हटा दी जाए तो जरूर लिक्विडिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टर को एक ट्रस्ट मिलेगा कि मैं जब खरीदना चाहता हूं तो खरीद सकता हूं, बहुत कम लिक्विडिटी प्रीमियम जो कहते हैं वो देना पड़ेगा, और जब बेचना चाहता हूं तो आसानी से बेच पाऊंगा। तो वो एक जो इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस मिलता है वो जरूर मिलेगा। लेकिन सपोज एसटीटी या सीटीटी को रखना भी है तो एसटीटी जो है वो एक इन्वर्टेड फ्रेमवर्क हो गया है कि जहां पे हमको निवेश की आवश्यकता है। भारत में अगले 5 से 10 साल में हमने $1 ट्रिलियन का निवेश करना है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाकी कई कंपनियों को भी आगे बढ़ाना है। तो इफ यू हैव टू बेसिकली एंड अप getting all these companies funding, they have to come out of the stock market only, and that's where we think that ultimately the liquidity is very, very important for the stock markets, and STT has to be done in such a way that the STT is smallest on the investment activity and highest on the speculative activities. Today it is the other way around, that stock market, the निवेश की जो एक्टिविटी है उसमें आपको STT सबसे ज्यादा लगती है, 10,000 रुपया पर करोड़।
इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्चुअली जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कही रहती है उस पे कम लगती है, फ्यूचर्स पे और भी कम लगती है, और ऑप्शन पे तो उसका 1% भी नहीं लगती है। तो हम कहते हैं कि सपोज कि टोबैको खराब है और फूड अच्छा है, खाना अच्छा है, लेकिन सरकार जो है टोबैको पे टैक्स कम लगाती है और खाने पे ज्यादा लगाती है, तो जो हम कहते हैं वो करते नहीं है। इस हिसाब से जब हम कहते हैं कि निवेश अच्छा है तो निवेश पे कम टैक्स होना चाहिए, निवेश की एक्टिविटी पे कम टैक्स होना चाहिए, और जो ऑप्शन की जो स्पेक्युलेटिव की एक्टिविटी है उस पे ज्यादा होना चाहिए। ऐसी हमारी एक सॉर्ट ऑफ एक सोच है। और होपफुली वो अगला जब वो पूरा बजट नई सरकार पेश करेगी उस पर जरूर विचार किया जाएगा। लेकिन इस इंटरिम बजट में हमने देखा है इंडस्ट्री को काफी कुछ रिलीफ देने की कोशिश जरूर की है। उसका कितना फायदा आपको लग रहा है ग्राउंड लेवल पर दिखाई देगा मिस्टर वेंकटरमन? क्योंकि हमने देखा है ऑटो कंपनियों ने वो इमीडिएटली पास ऑन कर दिया है। क्या वाकई में हम देखेंगे वहां पर वॉल्यूम बूस्ट होता हुआ दूसरे एरियाज में भी जो कुछ इंसेंटिव्स देने की कोशिश की, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, उसका असर वाकई में पड़ेगा? अच्छा, जो डोमेस्टिक ऑटो साइकिल है उसमें तो तकलीफ तो डेफिनेटली है, क्योंकि हम लोग पूरे डोमेस्टिक स्लोडाउन देख चुके हैं, और जो जैसे सीवी साइकिल डाउन है, कार साइकिल डाउन है, सो थोड़ा तो इम्पैक्ट आया, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो कट हुआ, और अगर आप न्यूज़पेपर में सबने कहा है कि यस हम लोग सब कॉस्ट को पास ऑन करेंगे करके, सो मुझे लगता है कुछ प्राइस डिस्काउंट तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, और जो भाव घटेगा उससे इम्पैक्ट आएगा, पर इसका जो इम्पैक्ट है वो तो आई थिंक 1-2 क्वार्टर के बाद दिखाई देगा, और उसके बाद डिमांड पिकअप होगा। तो अभी फिलहाल अगर आप 2 क्वार्टर का डेटा देखेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जोर से कुछ इम्पैक्ट होने वाला है। अजय जी, ऐसे में सवाल आपसे ये है, चूंकि इंटरिम बजट का ट्रिगर हमारे पीछे छूट चुका है, बाजार ने उस पर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पॉजिटिव रिएक्शन भी दिया है, अब यहाँ से आगे इलेक्शन तक बाजार का डायरेक्शन आप क्या देख रहे हैं? वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक इवेंट है नेशनल इलेक्शंस का, और रेटिंग एजेंसीज ने भी कहा है कि अगली सरकार की पॉलिसी देख के ही हम कुछ कदम उठाएंगे। तो रेटिंग डाउनग्रेड का अभी कोई डेंजर नहीं है, और ये ज़रूर किया है वित्त मंत्री ने जो रेड लाइन रखी है फिस्कल डेफिसिट की, उसको फॉलो किया है। बट अगर आप बजट के अंदर देखें तो काफ़ी पोस्टपोनमेंट हुआ है सब्सिडी एक्सपेंडिचर का, और कुछ जो एजम्पशंस किए गए हैं वो थोड़े से एक्सटेंडेड एजम्पशन है कि आपका खर्चा लगभग 17 लाख करोड़ का है और आमदन 12 लाख करोड़ की है केंद्रीय सरकार की, तो 5 लाख करोड़ का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कैसे हम पूरा करेंगे, वो एक सवालिया निशान रहता है। तो या तो टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, या जीडीपी बढ़े जिससे टैक्स इनकम आए, या एक्सपेंडिचर कम किया जाए। ये अब मुद्दे जब नई सरकार उठाएगी तभी कुछ डायरेक्शन मिलेगा मार्केट को। मेरे ख्याल से वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। अजय, फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है, निवेशकों को दूर रहना चाहिए? जैसे आप पहले भी मेंशन कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस है नहीं, और रेट्स अगर इतने हाई हैं तो वाकई में मैन्युफैक्चरिंग साइड पर हो या फिर इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस वापस लौटता नहीं दिखाई देगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो ऐसे में इस समय रिटेल निवेशक जो बाजार में पैसा लगा रहे हैं, लगाने की इच्छा रखते हैं, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करें इस बाजार को? जी, हम यही कहेंगे कि अगर आप सिस्टमैटिकली पैसा डालते रहे हैं मार्केट में तो वो कंटिन्यूड रखिए, छोटे छोटे निवेश करिए हर महीने, ज़्यादा पैसा इकट्ठा मत लगाइए। ये मार्केट साइडवेज रहेगा, ऊपर नीचे जाएगा, और एक बार ही सरकार अगर एक दृढ़ सरकार बनती है, कोई भी पार्टी अगर ऐसी पोजीशन में रहती है कि वो 5 साल तक सरकार दे पाए, तब मार्केट पे ज़रूर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इंडस्ट्री को उठने में टाइम लगेगा। हमारा ये कहना है कि बॉटम हो चुका है, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग गिरा पिछली तिमाही में, तो बॉटम आ चुका है जीडीपी ग्रोथ का, यहाँ से थोड़ा बढ़ना ही चाहिए। बट काफ़ी कुछ निर्भर रहेगा कि क्या सरकारी नीतियाँ रहती हैं और कैसे इंटरेस्ट रेट पे काबू किया जाता है। आरबीआई ने कहा है कि वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेंगे, तो उसके चलते ज़्यादा उम्मीद नहीं है इंटरेस्ट रेट कम होने की अगले 6 महीने में, जब तक इन्फ्लेशन काबू में ना आए। तो उसके चलते फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे ये जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कायम रहेगा, और फिर आप सेंटिमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे में वेंकटरमन साहब, आपसे सवाल मेरा ये कि आप पैसा कहाँ लगाएंगे इस वक्त? जो एग्रेसिव और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, ऑटो, रियल एस्टेट,
और साथ ही बैंक्स जहां पर फंडामेंटल्स थोड़े से अभी वीक है, या फिर वही आईटी, फार्मा और एफएमसी जैसे डिफेंसिव शेयर जहां पर वैल्यूएशंस महंगे हैं लेकिन थोड़ी कमाई और ग्रोथ को लेकर चिंताएं कम है? आप बुलिश कहां पर हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि डिफेंस हर किसी की भी जो कोई भी जो अपना पोर्टफोलियो बनाता है उसमें डिफेंसिव, ऑफेंसिव सब किस्म के स्टॉक्स रखना चाहिए। तो अभी से लेके इलेक्शन तक तो हमारा तो ये रिकमेंडेशन है कि वो डिफेंसिव पे ही रहे, आईटी, फार्मा, क्योंकि आईटी, फार्मा डिफेंसिव कहने के लिए, पर इसमें अर्निंग्स ग्रोथ भी आने वाला है क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन हो गया, फार्मा में भी एक्सपोर्ट अर्निंग्स है, और तो ये मुझे लगता है कि आईटी और फार्मा में ओवर रखना चाहिए। एफएमसीजी मुझे लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी थोड़ा अब फिलहाल के तो थोड़ा स्थगित हो गया है, तो उसमें पर फिर भी ऑल डोमेस्टिक जो एफएमसीजी कंपनियां बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनियां, हाई क्वालिटी ब्रांड्स हैं उनके पास, तो लॉन्ग टर्म इंडिया में जो 120 करोड़ की आबादी की बात करते हैं उसमें जरूर इसमें तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ है। और रही बात दूसरी जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने की, मुझे लगता है कि पिछले 1-2 महीने में ऑलरेडी एक रैली हो चुका, तो शेयर के भाव काफी 50-60% बढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स जो है मुझे नहीं लगता है कि Q4 में कुछ जबरदस्त कुछ अर्निंग्स में कुछ इजाफा होने वाला है। तो ऐसे माहौल में यहाँ पर जैसे वेंकटरमन कह रहे हैं कि आईटी, फार्मा डिफेंसिव काउंटर्स में जोर दे, एफएमसीजी शायद यहाँ पर ओवर वैल्यूड है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से निवेश किया जा सकता है। और अजय ने भी साफ कहा है धीरे धीरे आप पैसा लगाएं, सिस्टमैटिक तरीके से पैसा लगाएं इस तरह के मार्केट में। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौटेंगे अगर आपको अहेड ऑफ द कर्व रहना है, इफ इट ऑल ये उम्मीद की जाए कि इलेक्शंस के बाद एक तगड़ी रैली आएगी, तो ऐसी स्थिति में एक अग्रेसिव निवेशक की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। पोकटन अकाउंट पर हमारी खास पेशकश महाकुंभ, जहां पर हम बात कर रहे हैं देश के जाने माने दिग्गजों से, और यही जानने की कोशिश हो रही है कि यहां से अब इलेक्शन और इलेक्शन के बाद अगले बजट तक बाजार की रणनीति क्या होगी और आपका क्या रवैया होना चाहिए। ज्यादातर लोग कह रहे हैं बाजार एक सीमित दायरे में रहेगा, आप धीरे धीरे करके पैसा लगाएं, थोड़ा डिफेंसिव रहें। लेकिन यहाँ पर एक कंसेंसस ये भी बन रहा है, बाजार में जो अगली रैली आएगी वो पोस्ट इलेक्शन ही आती हुई दिखाई देगी, जब एक क्लियर मैंडेट आए, एक क्लियर डायरेक्शन मिले कि यहाँ से आगे की सरकार की रणनीति क्या होगी इकोनॉमी को सुधारने के लिए। अजय, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कुछ डिफेंसिव पर जोर दे, लेकिन आगे इलेक्शन के बाद अगर एक रैली आने वाली है, क्या आपको नहीं लगता सही समय ये भी है कि आप हाई बीटा में धीरे धीरे करके निवेश करना शुरू करें, चाहे वो इंफ्रा काउंटर्स हो, कैपिटल गुड्स वाली थ्रस्ट की जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शंस वहां पर काम जोर पकड़ेगा, तो यहाँ स्टॉक्स में भी तेजी आएगी? जी, ये हो सकती है एक रणनीति, बट ये हम ज़रूर कहेंगे ये बिल्कुल स्मार्ट मनी के लिए है, जो ऐसा पैसा जो 3 से 5 साल के लिए लगा सकते हैं, तभी आप ऐसे सेक्टर्स में आए। एकदम से रिकवरी नहीं होगी, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा में थोड़ा टाइम लगेगा, जब सेंटिमेंट सुधरने में टाइम लगता है और ये निवेश आने में इस सेक्टर में टाइम लगेगा। अभी काफ़ी स्थिति बिगड़ी हुई है इंटरेस्ट रेट्स के चलते और प्रोजेक्ट स्लिपेजेस के चलते, बैलेंस शीट्स इतने अच्छे नहीं हैं, बट उछाल जब आएगा इनमें इकोनॉमी से पहले मार्केट में उछाल आ जाएगा। तो अगर आप लगाना चाहें तो थोड़ा पैसा इसमें लगा सकते हैं, बट ये ज़रूर मैं एक वार्निंग दूंगा कि 3 से 5 साल का सोच के ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगाएं। राइट। इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए वेंकटरमन साहब आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कैपिटल गुड्स शेयरों में खास कंपनियों में बॉटम आउट होने के संकेत मिल रहे हैं आपको? क्योंकि भेल को छोड़े तो L&T देख लीजिए, क्रॉम्पटन, वोल्टास और हाल ही में अब ABB भी, इन सारी कंपनियों ने काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। तो क्या ये समझना चाहिए कि इनके लिए सबसे बुरा वक्त खत्म हो चुका है और अब यहाँ पर निवेश का बेहतरीन मौका है कॉन्ट्रा कॉल लेकर? जी, वोल्टास और क्रॉम्पटन और L&T ये तीनों बहुत ही अच्छे कंपनियां हैं, इनमें इनके शेयर्स को आप खरीद सकते हैं। पर ये जो अर्निंग्स बॉटम आउट, मुझे लगता है कि अर्निंग्स बॉटम 1-2 क्वार्टर और लगेगा और उसके बाद अपस्विंग आएगा। सो अभी और आप ही जानते हैं कि सबके शेयर 20-30% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। सो अभी धीरे धीरे पैसे इस सेक्टर में, इन स्टॉक्स में लगाना चाहिए। जी, आशीष जी, हमने चूंकि बात की बाजार में लिक्विडिटी फिर से लौटाने के लिहाज से आर्बिट्रेजर्स और जॉबर्स जो इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसके लिए STT कम करने की बात की, लेकिन एक दिक्कत और है इस वक्त की 2008 की जो बाजार की पीक बनी उसके बाद से
कई सारे इन्वेस्टर्स बाजार से गायब हो गए, वो लौटते हुए नहीं दिख रहे हैं, नए इन्वेस्टर तो आ ही नहीं रहे हैं। और राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम जो शुरू की उसमें भी कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब नए बजट में आप क्या एक या दो ऐसी बातें चाहते हैं स्पेसिफिकली जिनके चलते हुए पुराने इन्वेस्टर्स जो दूर हो चुके हैं वो बाजार में फिर से लौटे और नए इन्वेस्टर्स और बाजार में पैसा लगाने के लिए तैयार हों? एक तो यह है कि हाउ डू वी क्रिएट अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे अमेरिका में एक 401k करके एक प्रोविजन है कि जहां हर आदमी जो अपने प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है सिमिलर टू दैट वो वहां पे इक्विटी में निवेश करने की कोशिश करता है थ्रू फंड मैनेजर्स वगैरह। तो ऐसी एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया की नीड जो है लॉन्ग टर्म की है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, जॉब्स क्रिएट करनी है और भारत की समृद्धि में आप खुद निवेश करके उसमें आप भी समृद्ध बन सकते हैं, भारत भी समृद्ध बन सकता है। तो वो जो एक चीज है वो करने लायक है कि जो प्रोविडेंट का फंड का जो पैसा है आज अभी मार्केट में नहीं आता है, वो बेसिकली फिक्स्ड इंटरेस्ट में ही चला जाता है। उसको धीरे धीरे करके ये जो रिस्क एसेट एटलीस्ट पोर्शन, स्मॉल पोर्शन ऑल्सो कैन स्टार्ट विथ न्यूअर फंड्स कमिंग इन, तो एक ये चीज रहेगी। सेकंड इसकी ये जो प्रोजेक्ट्स जो किक ऑफ हो रहे हैं अभी, जो लास्ट 2-3 साल से कई प्रोजेक्ट्स को एक ग्रीन फ्लैगिंग नहीं हो रहा था, अभी धीरे धीरे करके वो भी एक ग्रीन फ्लैग हो रहा है। तो ये कई प्रोजेक्ट्स सारे उभर के आएंगे, उनको भी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, उनको इक्विटी की आवश्यकता होगी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन्स वगैरह की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि अगले 6-7 साल, 6-7 महीने या 1 साल के अंदर बहुत सारी कंपनियों को जिनको ग्रोथ की आवश्यकता है, जिनको ग्रोथ दिख रहा है, वो मार्केट में आएगी। और मुझे लग रहा है, मुझे काफी भरोसा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट विल प्ले वेरी बिग रोल। और जैसे जैसे मार्केट में एक चढ़ाव आता है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स उस एक्चुअली साथ में जुड़ते जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो पीक धीरे धीरे करके आ रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी आधारित है, कहीं जापान के ऊपर आधारित है, कहीं चाइना के ऊपर आधारित है और कहीं अपनी लोकल कंडीशंस के ऊपर आधारित है। बट ओवरऑल जो कंडीशंस जो फेवरेबल बन रही है इंडिया के माहौल लिए, ऐसा बने जिससे कि इन्वेस्टर्स धीरे धीरे फिर से बाजारों की तरफ लौटते हुए दिखे। इन्वेस्टर एजुकेशन काफी मजबूत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स का, आशीष जी, अजय बग्गा साहब और साथ ही वेंकटरमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया वोट ऑन अकाउंट महाकुंभ में आज इनॉग्रेल सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अब से लेकर वोट ऑन अकाउंट में आज दिन भर काफ़ी कुछ है आपके लिए। अब से ठीक बाद 10:30 बजे हम आपको एफएम से बातचीत सुनवाएंगे और बताएंगे कि जिस तरह से एफएम ने वोट ऑन अकाउंट में जो आंकड़े पेश किए और जिन पर बाजार भरोसा नहीं कर रहा है उस पर उनकी क्या सफाई है। लेकिन उसके ठीक बाद 11 बजे हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा भी जुड़ेंगे और यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री को काफ़ी खरी सुनाई और साथ ही बड़ी आलोचना की है कि वो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं और उनके आंकड़ों पर भरोसा करना गलत होगा। उनसे भी बातचीत होगी। 11:30 बजे चुनाव से पहले और वोट ऑन अकाउंट के बाद बाजार की रणनीति कैसी रहेगी, चाल कैसी रहेगी, आपके लिए क्या निवेश की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाजार के 3 जाने माने बड़े दिग्गज कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉश म्यूचुअल फंड के CIO यहाँ पर हमारे साथ होंगे विक्रम कोटक, SBI म्यूचुअल फंड के CIO नवनीत मुनोत और बाजार के जाने माने दिग्गज रमेश दमानी जी भी। लेकिन 12 बजे एक और इंटरेस्टिंग आधा घंटे का प्रोग्राम होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी रहे, वोट ऑन अकाउंट में कुछ भी हो, बजट में कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए अगर करोड़पति बनना है तो उसके लिए 25 शानदार नुस्खे होंगे। ये नुस्खे कौन से हैं जो आपको अच्छी खासी कमाई करवा सकते हैं, उसके लिए 12 बजे आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। 12:30 बजे निवेश को लेकर आपके कोई भी सवाल है, किसी भी तरह के निवेश को लेकर, किसी भी तरह के शेयर को लेकर, आप सीधे हमें फ़ोन कीजिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। तो वोट ऑन अकाउंट के शुरुआती सेशन में आप जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और हर्षदा को दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।